दोस्तों, ये जो शेख हसीना साहिबा की जानिब से स्पीच की गई है, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में मुजाहरे फूट पड़े उनके अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट, इस स्पीच के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि ना सिर्फ ये स्पीच बल्कि शेख हसीना की जानिब से अगर कोई स्टेटमेंट भी दी जाती है तो वो पहले न्यू दिल्ली के अंदर जो बाबू बैठे हुए हैं उनसे अप्रूवल लेने के बाद जारी की जाती है। बिकॉज इंडिया को ये पता है कि उनकी जानिब से जो भी स्टेटमेंट आएगा शेख हसीना की जानिब से, अल्टीमेटली जवाब इसका इंडिया को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश डायरेक्टली इंडिया के हाई कमीशन से रब्ता करता है और उनके सामने प्रोटेस्ट करता है कि आपकी सॉइल पर बैठकर ये इस तरह की बातें कर रही हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है। इनकी स्टेटमेंट के बाद जब मुजाहरे सारे बांग्लादेश में फूट पड़े इनके अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट, तो बांग्लादेश ने इंडियन हाई कमीशन को रब्ता किया और इंडियन हाई कमिश्नर को बुला के उनके सामने बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि आपकी जो सॉइल है वो हमारे खिलाफ यूज़ हो रही है, हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि शेख हसीनाज स्पीच बांग्लादेश समन्स इंडियन हाई कमिश्नर एक्साइल्ड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेड दैट करंट हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस प्लान टू किल हर एंड हर सिस्टर। और इसमें मजीद वो कहते हैं कि कॉलिंग मिस्टर यूनिस गवर्नमेंट कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लुक एट दैट, खुद बैठी हुई थी बिना इलेक्शन के, दूसरों को कॉन्स्टिट्यूशन याद दिला रही है कि देखो तुम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो आप खुद क्या थी, क्या इलेक्शन करवाती थी आप वहाँ पर? सारी जमातें जो टॉप की हैं वो तो होती नहीं थी उन इलेक्शंस के अंदर, तो कौन सी आप लेजिटिमेट लीडर थी? आप खुद भी ऐसे ही थी, बेसिकली बिना किसी कानून के बैठी हुई थी। मजीद वो कहती हैं ही यानी मिस्टर यूनिस हैज कम टू पावर यूजिंग मनी पावर एंड बाय स्टेपिंग ऑन द डेड बॉडीज ऑफ मैनी पीपल ऑफ आवर कंट्री। देयर वाज अ मेटिकुलस प्लानिंग बाय यूनिस साहब टू किल मी एंड माय सिस्टर। देखें ये जो बात कर रही है ना कि लाशों के ऊपर से यूनिस गुजर के आया है हुकूमत करने के लिए, तो मेरा सवाल ये है अगेन कि ये लाशें जो गिरी थी अगस्त के रिवॉल्यूशन में, किसने गिराई थी? ये बंदे किसने शहीद किए थे? 1000 बंदे शहीद किए गए, 22,000 तो जख्मी हुए थे। इतनी ज्यादा खून खराबी की प्लानिंग की गई थी। 22,000 लोगों को जख्मी करना, इंटेंशन आप कत्ल करने के लिए ही करते हैं ना, फायर, तो वो तो अच्छा हुआ कि बच गए। जख्मी हुए तो 22,000 लोग जख्मी हुए और 1000 वहां पर शहीद हो गए। किसने किए थे? यही पावर में थी। तो लाशों पे मोहम्मद यूनिस चल के नहीं आया। बेसिकली शेख हसीना के दौर में अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। ये पीसफुली भी इक़्तिदार छोड़ सकती थी जाने से पहले। अगर ये इस तरह की मार धाड़ ना करती, जाना तो वैसे ही था इन्होंने, बहुत ज़्यादा माहौल उनके खिलाफ बन गया था, लेकिन अगर ये मार धाड़ ना करती तो लोग नहीं शहीद होते ना वहाँ पर, ये ऐसे ही चली जाती, आसानी के साथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। बहरहाल ईटीवी भारत भी रिपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश लॉन्चेस प्रोटेस्ट विद इंडिया द डेप्यूटी एनवॉय ओवर आउस्टेड प्रीमियर शेख हसीना's एक्टिविटीज during her stay in India. Bangladesh lodged a protest with India over the false and fabricated statements made by deposed Prime Minister Sheikh Hasina during her stay in India. अच्छा, अब इंडिया के अंदर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ये सारा, उनके लिए एक बड़ी सीरियस बात को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। वो ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि मौजूदा जो उनकी हुकूमत है, उनकी बांग्लादेश पॉलिसी में क्या उनको कोई सर पैर नज़र आ रहा है, कोई लॉजिक नज़र आ रही है? ये जो कुछ भी कर रहे हैं, शेख हसीना से स्टेटमेंट दिलवा देना और उनको अपने मुल्क के अंदर बिला वजह रख के पनाह देना, इसमें इंडिया को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक आपको सिर्फ नई डेवलपमेंट दिखाता हूँ क्या हुई है रीजन के अंदर, उसके बाद आप ज़रा नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश पॉलिसी को उसके साथ कंपेयर करके देखिए। ये द डिप्लोमेट की आज की खबर देखिए। China promises support to Bangladesh interim government. Beijing's extension of a helping hand to the Yunus-led interim government comes at a time when Delhi-Dhaka relations are acrimonious. अच्छा, कौन सी हेल्प कर रहा है चाइना इनकी? इसके लिए वो कहते हैं कि the Chinese government has responded positively to several requests made by Bangladesh during the visit of the interim government's advisor on foreign affairs Tauhid Hussain to China from January 20 to 24. Bangladesh requested China to lower the interest rate on both preferential buyer's credit and government concessional loans from 2-3% to 1%, waive the commitment fees and extend the loan repayment period from 20 to 30 years. It also requested Beijing to improve access of Bangladeshi patients to medical treatment.
On returning to Dhaka after the visit, Hussain told the media that China agreed in principle to extend the loan repayment period and promised to look into the request to lower the interest rate. It also agreed to construct a 1,000-bed hospital in Dhaka and designate 3 to 4 hospitals in Kunming for medical treatment of Bangladeshi patients. तो देख रहे हैं आप, यानी वो चीज़ें जहाँ पर कभी इंडिया नंबर 1 था बांग्लादेश के अंदर, सच एस ये जो मेडिकल का शोबा है, वहाँ पर भी चाइना आ रहा है। चाइना उन सारी जगहों पर भी आ रहा है जहाँ पर पहले कभी इंडिया का राज हुआ करता था बांग्लादेश के अंदर। तो होना तो ये चाहिए था कि आप compete करते ना, आप भी इनको कुछ ऐसे ऑफर्स करते, आप भी इनको कुछ इस तरह की चीज़ें देते जिससे ये इंटरेस्टेड रहते ढाका वाले, और ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात उतने ज़्यादा बेहतर ना बनाते जितने ये इस वक्त कर रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस रखते इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप उनके मुल्क की एक ऐसी शख्सियत को फजूल में अपने पास बिठा के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ हंगामे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और आप अपना नाम खराब कर रहे हैं उसकी वजह से। तो कोई इसमें आपको लॉजिक नजर आती है? नरेंद्र मोदी ये जो कुछ भी कर रहा है शेख हसीना को लेकर, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, इनकी पॉलिसीज है, क्या इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? देयर इज नथिंग। डिस्टेबलाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, हर गुजरते रोज के साथ खराब हो रहे हैं और फायदा इसमें कोई नहीं हो रहा। भाई शेख हसीना अगर आपके पास रहती है, फर्ज करें, तो उनको तो वहां पर कोई मानता ही नहीं है, उनकी तो जीरो रेपुटेशन है। पिछले दिनों में गोरावारिया को देख रहा था, बड़े मशहूर इंडिया के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने खुद कन्फेस किया अपने प्रोग्राम के अंदर कि बांग्लादेश में माहौल ये बना हुआ है कि अवामी लीग वाले खुद अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसको छुपाते फिर रहे हैं। मतलब अगर अवामी लीग का सपोर्टर या वर्कर है भी ना, रिटालिएशन ना आ जाए लोगों की जानिब से, तो वो भी अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं अवामी लीग पार्टी से और इनकी आइडियोलॉजी से। तो सूरत हाल तो ये बनी हुई है। तो ऐसी लीडर क्या इंडिया को ऑफर कर सकती है? सवाल ये कि छोटा मोटा कोई जत्था बना लेंगे आप दंगे फसाद करने के लिए या मिलिटेंसी के लिए, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा होता है तो इंडिया अगर डिसाइड करता है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी ये क्रिएट करेंगे, यहाँ से इंसर्जेंसी होगी बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो बदले में फिर हम ये करेंगे, अवामी लीग का कार्ड इस तरह से प्ले करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंस है इनको वहाँ पर बिठा के रखने की। लिहाजा मेरे ख्याल में इंडिया को ये जो बांग्लादेश पॉलिसी है ना उनकी, इसको तब्दील करना चाहिए। इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग और काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। इनको compete करना चाहिए चाइना के साथ। रिसोर्सेज तो बहरहाल इंडिया के पास हैं, थोड़े से रिसोर्सेज यहाँ पर खर्च करें, गवर्नमेंट जो वहाँ की है उनको कुछ ऑफर्स वगैरह अच्छी बना के दें और अपनी कोई रेलेवेंस बरकरार रखने की कोशिश करें। ये जो कन्फ्रंटेशन की एक फिजा कायम हुई पड़ी है ना, दिस इज सर्टेनली गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश।